हेलो दोस्तों, जिस तरह आपको पता है कि बीपीएससी के द्वारा अभी एडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है। आपको जिस तरह पता होगा कि 14 अप्रैल से इसका एग्ज़ाम होगा। इसके लिए हम लोग एक प्रैक्टिस सेट चलाए हुए थे जीएस का। उसी में आज हम लोग खान सर के द्वारा जो जीएस का प्रैक्टिस सेट लाया गया है, ये आप देख सकते हैं खान सर का फोटो। उनके द्वारा जो आरबीडी पब्लिकेशन जो बुक लाया है, उसी का आज हम लोग प्रैक्टिस सेट एक करेंगे। टोटल इसमें 20 गो सामान्य अध्ययन का जीएस का सेट है। इसमें आज हम लोग सेट 1 करेंगे। इस तरह करके ये सेट बढ़ते जाएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और तो और आपके लिए स्पेशल इसका प्योर जो 100 क्वेश्चन होगा, इसका क्यूज फॉर्मेट भी हम लोग कराते हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। आप यहाँ से वीडियो देखिए और क्यूज से आप लोग प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन, सतलज सतलज नदी पर मिला दुर्लभ टाइटेनम कौन सा? टेटेनम निम्नलिखित में से क्या है? जो सतलज नदी है ना, सतलुज नदी, वहां से हमें एक दुर्लभ सा टेटेनम मिला है, वो क्या है? तो टेटेनम टेटेनम एक धातु है। टेटेनम क्या है? तो एक धातु है जो हमें मिला है। आइए, टेटेनम एक दुर्लभ धातु है जिसकी खोज आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलुज नदी के रेत में की है। इसका परमाणु क्रमांक एटम नंबर 73 होता है। जो जो टेटेनम मिला है ना, उसका एटम नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है? परमाणु क्रमांक 73 होता है। यह ग्रे धातु, ग्रे रंग की है। यह ग्रे रंग की और भारी और कठोर धातु है। जो टेटेनियम मिला है, ये ग्रे रंग की है, भारी है और बहुत कठोर धातु है। यह धातु जंग रोधी है और हवा के संपर्क में आने पर ऑक्साइड परत बनाती है। जो टाइटेनियम मिला है हमें, ये जंगरोधी है और हवा में आने पर, मैंने हवा के संपर्क आने पर ये ऑक्साइड की परत बना देती है। जो हमारे जो मिला है, इसका गलनांक बहुत उच्च है। जो हमें टाइटेनियम मिला है, ये इसका गलनांक जो होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट, ये बहुत ऊंचा है। इसका मुख्य उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप, कैपेसिटर, सेमीकंडक्टर आदि बनाने में यूज होगा। ये प्लेटिनियम के विकल्प के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग जो आज प्लेटिनियम का यूज़ करते हैं ना, उसके विकल्प के रूप में हम लोग टाइटेनियम का यूज़ कर सकते हैं, जिसका रासायनिक रूप से ये निष्क्रिय पूछ सकता है। रासायनिक रूप से ये निष्क्रिय है। यह साइंस का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। यह औद्योगिक विधि और उद्योग है। सबसे पहला क्या है? चलिए मिलाते हैं इसको। तो छोटा करना होगा ना, क्योंकि आगे पीछे है। चलिए, सबसे पहले क्रैकिंग कहाँ होता है? तो ये पेट्रोलियम में होता है। क्रैकिंग कहाँ होता है? पेट्रोलियम में होता है। फिर आता है आपका स्टेमेटेटिंग, कॉपर में होता है। हाइड्रोजिफिएशन खाद्य वस्तुओं में होता है। और वर्कनाइजेशन रबड़ में होता है। वर्कनाइजेशन कहाँ होता है? रबड़ में होता है। आइए इसका डिटेल में पढ़ते हैं। क्रैकिंग क्या है? यह एक पेट्रोलियम उद्योगों से संबंधित है। इसमें भारी हाइड्रोकार्बन परमाणुओं को हल्के अणु जैसे पेट्रोल में तोड़ा जाता है। जो हमारा जो अंदर से जो भारी हाइड्रोकार्बन मिलता है ना, उन्हें हम लोग हल्के अणुओं में जैसे पेट्रोल, डीजल में तोड़ देते हैं। फिर आता है स्लेटिंग। यह धातु निष्कासन की एक प्रक्रिया है। स्लेटिंग क्या है? सीमेंटिंग ये एक धातु निष्कासन की प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से कॉपर, तांबा और लोहे जैसे धातु के लिए किया जाता है। स्मेटिंग कहाँ पर होता है? स्मेटिंग ये धातु निष्कासन की एक प्रक्रिया है। ये कॉपर मतलब तांबा और लोहे जैसे धातुओं में उपयोग किया जाता है। हाइड्रोजिएशन, इसका उपयोग खाद्य पर वस्तुएं जैसे वनस्पति तेल और वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है। हाइड्रोजिफिएशन। फिर आता है वल्कनाइजेशन। ये तो बहुत ईजी है। वल्कनाइजेशन यह रबड़ उद्योगों से संबंधित है। इसमें रबड़ में सल्फर के साथ गर्म करने पर अधिक मजबूत और लोचदार और टिकाऊ बनता है। कैसे बनता है? लोचदार में और टिकाऊ बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, ये सारा क्वेश्चन बुक का है, पर बुक को हम इससे क्या किएंगे ना, अच्छा से सेगमेंट कर दिए और सबका अच्छा से हम लोग व्याख्या लिख देते, इससे हम लोग को याद करने में आसानी हो। मेन हमारा मकसद क्या है? एग्जाम में वो पॉइंट हमें याद रहे। सिर्फ क्वेश्चन रटना से फायदा नहीं है ना, हमें वो पॉइंट भी याद होना चाहिए। भारत में खेती के आदिम रूप से के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? भारत में खेती के आदिम रूप में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? तो खेती में जो आदिम रूप है वो कौन सा है? तो इसमें एक से ज़्यादा है। चलिए इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। बेवर मुख्य माना जाता है क्योंकि इसकी व्याख्या अन्य नाम भी है। बेवर जो है ना, जो बेवर जो खेती का तरीका, ये वाला बेवर और भी है। बेवर भी एक है और इसमें और भी है, इसी के लिए डी लियो उपयुक्त में से एक से अधिक है। ये सब लोग पढ़ते हैं।
मध्य प्रदेश भारत में आदिम निर्वाह कृषि या झूम खेती, बेवर या दोहराई कहा जाता था। जो मध्य प्रदेश जो भारत है वहाँ पे आदिम निर्वाह कृषि जैसे झूम खेती को बेवर क्या कहते थे, बेवर या दाहिरा कहा जाता, दहिया कहा जाता था, दाहिया। स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग कार्बोगेशन एक रूप से है। इसे पद्धति में जंगल के एक हिस्से के में साफ करके वनस्पति को जलाकर खेती की जाती थी। ये जो झूम खेती होता है ना, मान लीजिए कोई जंगल है, उसको वहाँ के लोग जाएंगे, उसको काट देंगे और वहाँ पे फिर इसको जला देंगे। जलाने के बाद क्या वो जो राख बनता है ना, वो बहुत ज़्यादा जैविक रूप से उपयोगी होता है, उसी को झूम खेती कहता है। और वो राजा खत्म हो गया उपजाऊपन, फिर दूसरा जगह चले जाएंगे, इसी को कहते हैं स्थानांतरण कृषि। आइए देखिए, राख को मिट्टी में मिलाकर उर्वरता बढ़ जाती है। देखते हैं राख को जब हम लोग मिट्टी में मिला देते हैं तो उर्वरता बढ़ जाती है। पामा डाबी उड़ीसा में, कुरवा झारखंड में, मिल्पा मैक्सिको मध्य अमेरिका में इसी प्रकार की खेती के नाम है। कौन कौन याद रखिए, पामा डाबी उड़ीसा में, कुरवा झारखंड में, मिल्पा मैक्सिको मध्य अमेरिका में इसी प्रकार की खेती के नाम है। क्योंकि प्रश्न में बी ए और बी दोनों मिला था, इसी के लिए ये सब व्याख्या ना मैंने एआई की मदद से किया, तो बहुत बढ़िया क्वालिटी से ये बना देता है। तो आपको क्वेश्चन का तो गलत होने का कोई चांस ही नहीं मिलता। मैंने पूरा अच्छे से प्रॉम्प्ट देके सब कराया है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितनी है? हम लोग का जो 2011 की जनगणना है उसमें भारत की शहरी जनसंख्या प्रतिशत कितना है? तो 31.16% है। 31.16% हमारा शहरी जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या, शहरी जनसंख्या 31.16% है। ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 68.84% है। शहरी जनसंख्या कितना है? 31% और ग्रामीण जनसंख्या 68%। शहरी कितना है? 31, ग्रामीण कितना है? 68% है। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121.08 करोड़ थी, जो एक ठीक है। शहरीकरण सबसे अग्रणी राज्य गोवा है, जहाँ पे 62% शहर में रहते हैं। सबसे ज़्यादा आपको शहरीकरण कहाँ मिलेगा? तो गोवा में मिलेगा, वहाँ पे 62% लगता है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या बोलेगा तो वो महाराष्ट्र में, प्रतिशत में तो गोवा है पर जनसंख्या में बोलेगा तो वो महाराष्ट्र में लोग रहते हैं। 2011 की लिंगानुपात 943 है प्रति 1000 पुरुषों में। भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है प्रति 1000 पुरुषों में। आइए अगला क्वेश्चन देखें, 5 नंबर। सुंदरवन के संबंध में कौन सा कथन सही है? सुंदरवन के संबंध में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो एक से ज़्यादा होगा, तो चलिए देखते हैं क्यों। क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा, ये बात तो बिल्कुल सही है। इसका नाम सुंदरी नामक पेड़ पे पड़ा, ये भी बिल्कुल सही है। यहाँ पे यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर का घर है, ये भी बात बिल्कुल सही। मैंने तीनों का तीनों सही है, अच्छे से पढ़ते हैं। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, जो गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना नदी द्वारा बनाया गया है। इसका नाम बहुतायत में पाए जाने वाले समुद्री नमक मैंग्रोव वृक्ष, कौन सा? मैंग्रोव वृक्ष के कारण पड़ा है। या रॉयल बंगाल टाइगर के प्राकृतिक आवास है। यहाँ में बाघों की बड़ी आबादी पाई जाती है। यहाँ पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है, ये बात बिल्कुल सही है। इसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर स्थल और बायोस्फीयर रिजर्व भी घोषित किया है। तो सभी कथन सही। आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखें। भारत में राष्ट्रीय वन नीति कौन सा? भारत में राष्ट्रीय वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो 1952 में। भारत में राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई है? 1952 में लागू की गई है। भारत में स्वतंत्रता के पहली राष्ट्रीय वन नीति नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 लागू की गई है। पहली बार कब आया था हमारा राष्ट्रीय वन नीति? 1952 में। इस वन नीति का मुख्य लक्ष्य देश के भौगोलिक क्षेत्रों में 33% भाग यानी वनों के आच्छादित करना है। मैदानी इलाकों में 20% और पर्वतीय इलाकों में 60% का वन क्षेत्र का लक्ष्य रखा गया है। इसके बाद 1988 में एक संशोधित राष्ट्रीय वन नीति को लागू किया गया था। इसके बाद कब आया था? 1988 में एक संशोधित वन नीति आया है। इसका उद्देश्य पारिस्थितिक संतुलन को संरक्षण और पर्यावरण स्थिति को बनाए रखना है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखें। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बीपीएससी के एडीओ लेकर बहुत सीरियस कैंडिडेट हैं। तो आपको एक खुशखबरी देना चाहते हैं, क्योंकि बीपीएससी द्वारा पीवाईक्यू में क्वेश्चन बहुत रिपीट किया जाता है। यकीन मानिए 30 से 40% आपका क्वेश्चन रिपीट होता है, पर उसको याद करना सबसे बड़ा सरदर्द होता है। तो ये टेंशन को हम लोगों ने खत्म कर दिया। बीपीएससी पीवाईक्यू का टेंशन हुआ पूरी तरीके से खत्म, क्योंकि बीपीएससी का पूर्वावलोकन का बुक जो घटना चक्र के द्वारा आता है, ये पूरे बुक को हमने कन्वर्ट कर दिया है टेलीग्राम में एमसीक्यू और बोर्ड के माध्यम से, जहां आपको टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज फुल बुक मिलेगा। एग्जाम रिलेटेड आपको डिटेल व्याख्या भी मिलेगा, प्लस आपको ओरिजिनल बुक का पीडीएफ मिलेगा, स्कैन कॉपी नहीं, ओरिजिनल बुक का पीडीएफ मिलेगा।
ये आपका प्राइस कितना है तो 49 रुपये, पर अगर आप पहले 50 छात्रों में रहते हैं तो ये मात्र आपको 20 रुपये में मिल जाएगा। इसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिलेगा। चलिए बुक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है सातवां, जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री के निम्न समताप रेखा का विस्तार माना जाता है। जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री से भी की समताप रेखा का विस्तार कहाँ माना जाता है? समताप रेखा का विस्तार ये आपको माना जाता है कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में, कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण। इसको समझाते हैं। जनवरी माह में सर्दियों में भारत का तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है, माने कि उत्तर में ज़्यादा होता है। क्या लिखा देखिए, जनवरी माह में सर्दियों में भारत का तापमान उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ता है। ठीक है। 20 डिग्री तापमान रेखा आइसोथेम भारत के मध्यम भाग से गुजरती है। यह रेखा कर्क रेखा के समानांतर लेकिन दक्षिण में स्थित है। कर्क रेखा 22 हो गया तो ये 20 उसके नीचे ना होगा। हाँ, यह दक्कन पठारी भाग प्रायद्वीप भारत और तापमान के वितरण को दर्शाती है। यह उत्तर भारत, जहाँ उत्तर भारत का तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहता है। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखें। निम्नलिखित नदियों में से भारत के बेसिन क्षेत्र में घटते क्रम में कौन सा सही है? तो बेसिन क्षेत्र में घटते क्रम में कौन सा सही है? तो सबसे पहले आता है आपका गंगा, फिर सिंधु, गोदावरी, कृष्णा। मतलब बेसिन क्षेत्र में कहाँ पे कितना फैला हुआ है? सबसे ज़्यादा कहाँ फैला हुआ है? गंगा, फिर सिंधु है, फिर गोदावरी है, फिर कृष्णा है। इसका बेसिन क्षेत्र का आरोही क्या ये हो गया आपका घटते क्रम में। भारत में नदी बेसिन का आकार के अनुसार सही घटता क्रम है गंगा बेसिन। यह भारत का सबसे बड़ा बेसिन है, लगभग में 8.6 लाख वर्ग किलोमीटर है भारत में। सिंधु बेसिन, इसका कुल क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन भारत में जल ग्रहण क्षेत्र गंगा के बाद आता है, जिसमें 3.2 लाख हेक्टेयर है। गंगा का कितना था? 8.6। गोदावरी का कितना है? 3.2 लाख हेक्टेयर, ये भारत में है। फिर आता है गोदावरी बेसिन, ये प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण गंगा भी कहते हैं। इसमें 3.1 लाख वर्ग किलोमीटर का बेसिन है। फिर आता है कृष्णा बेसिन, ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसका बेसिन कितना है? 2.6 लाख वर्ग किलोमीटर है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखें। किस नदी में ठीक है, सॉरी, किस निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदीपंथ परिवर्तन मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स कहाँ होता है? तो वो होता है आपको कोसी नदी में। सदा भटकता कौन है अपने नदी पथ से? तो कोसी बदलती इसी के लिए तो इसे बिहार का शोक भी कहते हैं। कोसी नदी को बिहार का शोक, सैरो बिहार कहा जाता है। यह नदी अपने मार्ग परिवर्तन, शिफ्टिंग और कोर्स और आकस्मिक बाढ़ के लिए कुख्यात है। किसके लिए? आकस्मिक बाढ़ के लिए कुख्यात है। इसका उद्गम तिब्बत, नेपाल, हिमालय में गोसाई थान चोटी के उत्तर में होता है। यह नदी अपने साथ भारी मात्रा में गाद लाती है, जिससे तल ऊंचा हो जाता है और यह रास्ता बदल लेती है। यह गंगा की एक प्रमुख सहायक नदी है। आइए 10 नंबर देखें। कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र आच्छादित कहाँ होता है? तो एक से अधिक। सर्वाधिक कहाँ का है? तो ये रांची भी है, मालवा भी है, छोटानागपुर। पढ़ाइए देखते अच्छा से। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, कर्क रेखा द्वारा सर्वाधिक क्षेत्र का आच्छादित कहाँ से होता है? तो वो रांची पठार से भी जाती है, मैंने बहुत जगह जाती है, मालवा से, छोटानागपुर से। मैंने एक से ज़्यादा आंसर है, तो इसका उपयुक्त एक से अधिक होगा। आइए कर्क रेखा के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पठारी क्षेत्रों के संदर्भ में यह मालवा के पठार, मध्य प्रदेश के मध्यम भाग से गुजरती है। इसे महत्वपूर्ण रूप से आच्छादित करती है। यह छोटानागपुर का पठार भागलपुर से भी गुजरती है। झारखंड की राजधानी रांची, जो रांची पठार पर कर्क रेखा के लगभग ऊपर या अस्तंत समीप स्थित है। चूंकि यह मालवा और छोटानागपुर पठार दोनों क्षेत्र कवर करती है, इसलिए इसका उत्तर एक से अधिक होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखें। क्वेश्चन है बिल्किस बानो का संबंध सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कौन सा तथ्य से वर्णित है? जो बिल्किस बानो थी ना, उनका संबंध सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के कौन सा तथ्य से वर्णित करता है? तो ये क्या होगा आपका? इसमें आंसर होगा, देखिए, उपयुक्त में एक से अधिक होगा। सुप्रीम कोर्ट 8 जनवरी 2024 को, कब? 8 जनवरी 2024 को बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को निर्वाहपूर्वक रिहाई को रद्द कर दी थी। बिल्किस बानो के साथ ना दुष्कर्म हुआ था, उसके बाद इनको जेल हो गया था, पर जो हाईकोर्ट है उन्होंने जमानत दे दिया। पर सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को 11 दोषियों को समय से पूर्व रिहाई को रद्द कर दिया था। यह फैसला न्यायमूर्ति बीवी रत्नागिरी और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भवई की पीठ ने दिया था। अदालत ने कहा, गुजरात सरकार को रिहाई का आदेश देने का अधिकार नहीं है, क्योंकि अपराध महाराष्ट्र में हुआ, ट्रायल महाराष्ट्र में चल रहा था। फिर आता है सुप्रीम कोर्ट ने 23 जनवरी 2019 को गुजरात सरकार को बिल्किस बानो को 50 लाख मुआवजा देने का भी आदेश दिया था। ठीक है, मैंने सभी से उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12।
राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। इस उद्देश्य में परिवर्तन को अधिनियम दे सकता है। इसका आंसर बताना, बताइए क्या बोल रहा है। राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, ये बात तो बिल्कुल हटा सकते हैं। इस पद को इस उद्देश्य में परिवर्तन को अधिमान्य दे सकता है। आपको बताना कौन इसका अधिमान्य दे सकता है, तो कब दे सकता है? दोनों सदनों के सदस्यों के कुल संख्या के 1/4 सदस्यों के द्वारा। आइए इसका डिटेल में आपको समझाते हैं। संविधान का अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया दी गई। किसमें दिया है महाभियोग? किसमें है? अनुच्छेद 61 में है। महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में लगाया जा सकता है। ऐसा आरोप लगाने का प्रस्ताव पेश करने के लिए उस सदन में कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर आवश्यक है। मान लीजिए हमको राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाना है, तो ये कहाँ लोकसभा भी आ सकता है, राज्यसभा भी आ सकता है, पर एक कंडीशन है, जब भी आएगा तो टोटल सदस्यों का 1/4 लोग बोलना चाहिए कि भैया इस पे महाभियोग लगाओ, तब होगा। और इसके बाद राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा, मतलब 14 दिन बाद उनको नोटिस दिया जाएगा। प्रस्ताव पारित करने के लिए उस सदन के कुल सदस्यों की संख्या का 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, उद्देशिका में 42वां संशोधन में कौन सा शब्द जोड़ा गया? जो हमारा उद्देशिका है, जो हमारा प्रस्तावना है, उसमें 42वें संशोधन के द्वारा कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। कौन कौन है? समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल में संशोधन किया गया और इस संशोधन के तहत 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन शब्द था बताइए तो? समाजवाद, सोशलिज्म, पंथवाच, सेकुलर। हिंदी में अक्सर इसे धर्मनिरपेक्ष भी कहा जाता है, पर अधिकतर आधिकारिक शब्द पंथ निरपेक्ष है। जब हम लोग इंग्लिश में सेकुलर कहते हैं ना, तो हिंदी में बहुत जगह इसको धर्मनिरपेक्ष लिख देता है, पर संविधान में धर्मनिरपेक्ष नहीं लिखा गया है, संविधान में लिखा गया है पंथ निरपेक्ष। संविधान में क्या लिखा गया बोलिए? पंथ निरपेक्ष। फिर तीसरा शब्द है अखंडता। यह संशोधन इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल के दौरान लिया गया था। अब तक यह प्रस्तावना में लिया गया एकमात्र संशोधन है। प्रस्तावना में कितना बार संशोधन हुआ है? मात्र एक बार। सूची 1 को और सूची 2 को आपको मिलाना है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाना, चलिए मिलाते हैं। डीपीएसपी हम लोग किससे लिया है? डीपीएसपी हम लोग लिए हैं कनाडा से, सॉरी क्या बोल रहे कनाडा, आयरलैंड से। डीपीएसपी कहाँ से लिए हैं? नीति आयोग, जो हमारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है ना, कहाँ से लिए हैं? आयरलैंड से। मौलिक अधिकार यूएसए से। समावर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। जो हमारा समावर्ती सूची कहाँ से लिए हैं? ऑस्ट्रेलिया से। डीपीएसपी आयरलैंड से, मौलिक अधिकार यूएसए से। और भारत के राज्यों का संघ कहाँ से लिए हैं? तो ये कनाडा से। जैसे हम लोग का संघ है ना, राज्य होता है, वैसे ही कनाडा से भी, वहाँ से कनाडा से लिए हैं। आइए डिटेल में पढ़ते हैं। राज्य के रीति सिद्धांत डीपीएसपी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। फिर आता है वही मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, या संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए के संविधान से प्रेरित है। फिर आता है समावर्ती सूची या प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फिर आता है भारत में राज्यों का संघ सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, यह कनाडा के संविधान से लिया गया है। फिर आता है 15 नंबर, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान। कौन सा? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये रुड़की में है। क्या है? केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की में है। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की उत्तराखंड में स्थित है। इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। यह वैज्ञानिक और औद्योगिक विधा अनुसंधान परिषद CSIR की एक प्रयोगशाला है। यह संस्थान भवन निर्माण विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान करता है। यह आपदा प्रतिरोधी इमारतों और कम लागत वाले आवासों पर भी काम करता है। अगला देखिए 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श मूलक वचन है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा आदर्श का मूलक एक वचन है। तो आदर्श मूलक वचन कौन है? तो सरकार को बेरोजगारी और गरीबी पर नियंत्रण करने की ओर उपाय करना चाहिए। ये एक आदर्श बोल रहा है कि ऐसा करना चाहिए, पर गरीबों की गरीब एक ऐसी स्थिति, ये बात बिल्कुल सही है। बेरोजगारी गरीबी के कारण होता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। सरकार को बेरोजगारी और गरीबी को नियंत्रण करने का उपाय करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। आदर्श मूलक विज्ञान या वचन नॉर्मलाइजिंग सेंटेंस या क्या कहा चाहिए? तो व्हाट थॉट टू बी से संबंधित होता है। सुझाव या राय या मूल्य का व्यक्तित्व करता है। चाहिए शब्द का प्रयोग होता है, जो एक सुझाव है कि सरकार को सुधार के लिए कदम उठाने चाहिए, जबकि वास्तविक विज्ञान है क्योंकि क्या वर्णन करता ना सुझाव के लिए। कौन? ये सारा क्वेश्चन सर का बुक का, मैं अपने से कोई भी क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है सर, ऐसा ही लिखे तो मैं क्या करूँ। कौन सी गतिविधि किसी क्षेत्र में भूमि उपयोग को प्रभावित करता है? कौन सी गतिविधि किसी क्षेत्र के भूमि उपयोग को प्रभावित करता है? तो आर्थिक गतिविधि। कौन सा? आर्थिक गतिविधि करता है।
आर्थिक गतिविधि भूमि उपयोग के पर्यटन पैटर्न में सबसे अधिक प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी क्षेत्र में औद्योगिक विकास होता है तो कृषि भूमि में कारखानों में बदल जाता है। शहरीकरण और परिवहन, सड़क रेल विस्तार आर्थिक कारणों से होता है, जिससे भूमि का उपयोग को बदलता है। लाभ कमाने के लिए भूमि का उपयोग वाणिज्यिक फसलों या रियल एस्टेट के लिए किया जाना आर्थिक न्याय है। हालांकि भौगोलिक कारक भी महत्वपूर्ण है, लेकिन मानव जाति बदलाव के आर्थिक कारक प्राथमिक होते हैं। मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुटगर्ट ने। कौन फहराया था? मैडम कामा ने कहाँ फहराया था? स्टुटगर्ट में तिरंगा फहराया था। पहला बार हम लोग को तिरंगा फहराया था। मैडम भीकाजी कामा। कौन? मैडम भीकाजी कामा ने 22 अगस्त 1707 को स्टुटगर्ट जर्मनी में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन में भारत का प्रथम तिरंगा ध्वज फहराया था। उन्होंने भारतीय क्रांति की जननी, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है। फिर आता है, उनके द्वारा फहराए गए झंडे में हरा, पीला और लाल रंग की पट्टियां थी। जो मैडम भीकाजी कामा ने झंडा फहराया था ना, उसमें हरा रंग था, पीला रंग था और लाल रंग की 3 पट्टियां थी और झंडे के बीच में वंदे मातरम लिखा था और इसमें सूर्य और अर्धचंद्रकार बना हुआ था। ये पारसी समुदाय से थी और दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव भी थी। सन 1916 में बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा भारतीयों के लिए होम रूल लीग का आंदोलन क्यों चलाया गया? तो क्यों चलाया गया? ब्रिटिश भारत सरकार ने स्वशासन प्राप्त करने के लिए, ब्रिटिश भारत सरकार से स्वशासन को प्राप्त करने के लिए होम रूल लीग आंदोलन 1916 में मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन करते हुए भारत के लिए एक स्वशासन, सेल्फ गवर्नमेंट या होम रूल या डोमिनियन स्टेट प्राप्त करना है। बाल गंगाधर तिलक ने अप्रैल 1916 में बलग्राम, पुणे में अपनी लीग की स्थापना की थी। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास, अडायार में अपनी लीग शुरू किया था। फिर आता है, तिलक का प्रसिद्ध नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह आंदोलन आयरलैंड के होम रूलिंग आंदोलन से प्रेरित था। अगला क्वेश्चन 20, वर्ष 1940 में अगस्त प्रस्ताव में क्या प्रस्ताव रखा गया था? तो क्या रखा गया था? डोमिनियल स्टेट। जो हम लोग का अगस्त प्रस्ताव मिला ना, वो अगस्त प्रस्ताव में हमें डोमिनियल स्टेट देने का बात हो रहा था। क्या चीज देने का? डोमिनियल स्टेट। अगस्त प्रस्ताव ये 8 अगस्त 1940 को वायसराय लिथिनगो, कौन दिए थे? लिथिनगो ने दिया था। लॉर्ड लिथिनगो द्वारा भारतीय द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग पाने के लिए लाया गया था। पहली बार आधिकारिक रूप से युद्ध के बाद भारत को डोमिनियल स्टेट, अधिराज का दर्जा देने का वादा किया गया था। इसमें वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर उसमें भारतीयों को भी शामिल करने का प्रस्ताव था। साथ ही एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन की बात भी कही गई थी। कांग्रेस ने इसे खारिज करते हुए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कर रही थी और डोमिनियल स्टेट नहीं। फिर आता है भाबर क्षेत्र। क्या है? भाबर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो भाबर किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये शिवालिक के गिरिपाद है। भाबर क्या है? तो शिवालिक के गिरिपाद है। भाबर उत्तर भारत के मैदानों का एक संकीर्ण क्षेत्र है। यह शिवालिक हिमालय के गिरिपाद फुट होइल के समानांतर 8 से लेकर 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में फैला हुआ है। यह नदियाँ पर्वत की नीचे उतरते समय अपने साथ लाए गए भारी पत्थर, कंकड़, बजरी के जमाव निक्षेपण करती है। यह क्षेत्र मिट्टी में बहुत रद्धयुक्त होती है, जिसके कारण नदियाँ भूमिगत होकर विलुप्त हो जाती है और सतह पर नहीं रहती है। यह क्षेत्र कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है होता और यहाँ पानी की रुकता है। भाबर में दक्षिण में तराई आता है और यह नदियों की पुनः सतह को प्रकट करता है, दलदली क्षेत्र बनाती है। आइए 22 नंबर क्वेश्चन देखें। काकोरी ट्रेन एक्शन। कौन सा? काकोरी ट्रेन एक्शन। काकोरी षड्यंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? काकोरी ट्रेन में कौन शामिल नहीं था? तो राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाक खान रोशन में कौन शामिल नहीं था? तो भगत सिंह नहीं शामिल थे। काकोरी ट्रेन एक्शन, जिसको पूर्व में काकोरी कांड कहते थे, ये 9 अगस्त 1925। तो कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। यह घटना हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA के क्रांतिकारियों द्वारा आजमाई गई थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को खजाना, सहारनपुर लखनऊ के पैसेंजर ट्रेन को लूटना ताकि हथियार खरीदे जा सके। इसका मुख्य रूप से राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक खान, रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी शामिल थे। भगत सिंह ने इस घटना में शामिल नहीं थे। ये बाद में HRA में शामिल हुए, जो HSRA बना। इस कांड के लिए बिस्मिल, अशफाक और रोशन सिंह और राजेंद्र लहरी को 1927 में फांसी दे दी गई थी। कब दिया गया था? 1927 में। मेघना स्तीज किसका राजदूत था? मेघना स्तीज
किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटस का था। किसका था? सेल्यूकस निकेटस का था। मेगनास यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था। यह मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया लगभग में 302 से 298 ईसा पूर्व में। उसने अपने प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में उस समय के भारत, विशेषकर मौर्य साम्राज्य और पाटलिपुत्र, जिसने पॉलीब्रोथा का, पाटलिपुत्र को क्या कहा था? पॉलीब्रोथा कहा का वर्णन किया है। उसने भारतीय समाज को 7 जाति, दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद में विभाजित किया है। उन्होंने लिखा है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी, जो कि यूनानी संदर्भ में अलग थी। आइए, मैंने यहाँ दास था, पर यूनानियों में दास की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, तो यहाँ पे बेहतर था। वही बोला कि यहाँ दास नहीं था, पर था, रियल में छोटा छोटा दास था। 24 नंबर क्वेश्चन पर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि मेघनास्ती ने दास प्रथा बोला था, तो बोला था नहीं था, याद रखने का बस। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है? जो अनुच्छेद 360 है वो किससे संबंधित है? तो वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। कभी लगा है, कभी नहीं लगा है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी घोषित करने का अधिकार देता है राष्ट्रपति को। यह तब लगाया जाता है जब राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसे भारत की वित्तीय स्थिति क्रेडिट का खतरा है। इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा 2 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए। भारत में अब तक एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। आइए आपातकाल के बारे में कुछ जानते हैं। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल लगा है और ये 3 बार लग चुका है टोटल। आपको नहीं पता होगा, पर ये 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लग चुका है। सिर्फ 1976 का बात नहीं, 3 बार लगा है। फिर अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन, राज्यों के संवैधानिक तंत्र विफल होता है उसके लिए लगता है। पहला बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था और कौन सा राज्य में लगा था, ये आप कमेंट में बताइएगा। पहला बार राष्ट्रपति शासन कहाँ लगाया गया था, ये बताना है आप लोगों को कमेंट में। चक्रवात मिचोंग का नामकरण किस देश में होता है? तो चक्रवात मिचोंग का नामकरण कहाँ होता है? तो म्यांमार में होता है चक्रवात मिचोंग का नामकरण। चक्रवात मिचोंग दिसंबर 2023 में बंगाल की खाड़ी में आया था। इसे भारत ने आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट, विशेषकर चेन्नई में बुरी तरह प्रभावित किया है। इसका नामांकन म्यांमार द्वारा किया गया था। मिचोंग का अर्थ बर्मा और ताकत और लचीलापन होता है। यह हिंद महासागर के क्षेत्र में 13 राष्ट्र, भारत सरकार, बांग्लादेश, म्यांमार आदि के बारे में चक्रवात के नाम पर रखे गए हैं। चक्रवात बीजोपाय जून 2023 का नाम बांग्लादेश के नाम हर इसके विपरीत है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को मौलिक कर्तव्य नहीं थे? मौलिक कर्तव्य कहाँ है? मौलिक कर्तव्य भाग 4 का क में है, 4 का ए में है। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग 4 का ए में है, जो अनुच्छेद 51 का ए में रखा गया है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर यह जोड़ा गया था। मूल रूप से 10 कर्तव्य थे, पर 11वां कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया है। यह अवधारणा सोवियत संघ यूएसए से संविधान से ली गई है। कौन सा? मौलिक कर्तव्य। भाग 3 मौलिक अधिकार है, जबकि भाग 4 नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखें। भारत वर्तमान में भारत के कुल कितने रामसर साइट घोषित हो चुके हैं? तब तो 96 है। ये पुराना क्वेश्चन है, 96 हो चुके हैं अब तो। 2022 में भारत की आज़ादी के समय 75 साल पूरे होने पर रामसर स्थलों की संख्या 75 कर दी गई थी। रामसर कन्वेंशन 1971 का ईरानी आर्द्र भूमियों के संरक्षण से संबंधित है। भारत में इस संधि को 1982 में हस्ताक्षर किया था। भारत ने कब किया था? रामसर कन्वेंशन होता है 1971 में, भारत करता है 1972 में साइन। सुंदरवन सबसे बड़ा रामसर स्थल है। सबसे अधिक रामसर स्थल तमिलनाडु राज्य में है, पर अभी तो और 85 से भी बढ़ गया है दोस्त। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में किसने ध्वज फहराया था? ग्वालियर टैंक मैदान में किसने ध्वज फहराया था? अरुणा आसफ अली ने। किसने फहराया था? ग्वालियर टैंक में अरुणा आसफ अली ने फहराया था। अरुणा आसफ अली भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका थी, हीरोइन थी 1942 में कहा जाता है। फिर आता है आपका 9 अगस्त 1942 को 9 अगस्त 1942 को जब सभी बड़े नेताओं को जेल में गिरफ्तार कर लिया गया था ऑपरेशन जीरो आवर के तहत, तब अरुणा आसफ अली मुंबई के ग्वालियर टैंक में, कहाँ का? मुंबई का ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहराया और आंदोलन का नेतृत्व किया था। उन्हें ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से भी जाना जाता है वर्षों के लिए। और ग्रैंड ओल्ड मैन आपका दादा भाई नौरोजी है। ग्रैंड ओल्ड मैन कहेगा तो दादा भाई नौरोजी है, पर ग्रैंड ओल्ड लेडी कहेगा तो वो आपका अरुणा आसफ अली है।
कौन है? अरुणा आसफ अली है। ठीक है, इसके बाद उषा मेहता ने भूमिगत होकर कांग्रेस रेडियो का संचार किया था। उषा मेहता भूमिगत रहकर कांग्रेस रेडियो का संचार किया था। मानतीज हजारा गांधी बूढ़ी जंगल में गोली लगने से शहीद हुई थी। फिर आता है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? जो प्रकाश संश्लेषण है उसके लिए कौन सी गैस आवश्यक होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 तो बहुत जरूरी है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिससे हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, जल H2O और सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। पौधे वातावरण में रंध्रों के जरिए CO2 गैस को ग्रहण करते हैं। फिर आता है रासायनिक समीकरण 6 गो CO2 प्लस 12 गो H2O है। यह प्रक्रिया में ऑक्सीजन एक उप उत्पाद के रूप में मुक्त होती है। फिर आता है ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्य रूप से किस गैस के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव शरीर में वायुमंडल में गर्म करने की एक प्रक्रिया है। इसके लिए मुख्य जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। अन्य ग्रीन हाउस गैसों में मिथेन CH4, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, जल वाष्प और क्लोरोफिल कार्बन CFC आता है। ये गैसें पृथ्वी के आपस में आने जाने वाली उष्मा इंफ्रारेड रेडिएशन को सोख लेती है और अंतरिक्ष में जाने वाले को रोकती है और तापमान बढ़ता है। यह ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण भी है। क्वेश्चन नंबर 31 कौन सा? क्वेश्चन नंबर 31, टाइफाइड रोग किसके कारण होता है? टाइफाइड रोग जीवाणु के कारण होता है। बैक्टीरिया के कारण आपको टाइफाइड रोग होता है। टाइफाइड एक जीवाणु जनित रोग है जो साल्मोना टाइफी कौन सा? साल्मोनेरा टाइफी नामक बैक्टीरिया से होता है। या दूषित भोजन और पानी से सेवन से होता है। जो खराब हो जाता है ना, फूड एंड वाटर, उससे होता है। या आंतों में बुखार भी आते, इससे आंतों में बुखार आता है क्योंकि यह आंतों को प्रभावित करता है। इसके निदान के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। लक्षण में तेज बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द और कमजोरी सक्रिय होती है। फिर आता है घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। घेंगा भोजन में आयोडीन की कमी के से होता है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि गले में स्थित कर सही कामकाज और थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। कमी होने पर थायराइड ग्रंथि के आकार बढ़ जाती है और गला सूज जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में यह रोग अधिक पाया जाता है क्योंकि वहाँ मिट्टी और पानी की आयोडीन की कम करता है। सरकार द्वारा आयोडीन नामक आयोडोलाइज्ड सॉल्ट का उपयोग अनिवार्य किया गया है। फिर आता है ईस्ट में यौगिक जनन मुख्य विधि क्या है? तो ईस्ट के अलैंगिक जनन के लिए मुख्य विधि कौन सा है? तो वो मूकलन है। क्या है? तो वो मूकलन है। ईस्ट या खमीर एक कोशिकी कवक या फंगस है। इसके प्रजनन मुख्य रूप से मूकलन द्वारा होता है। यह प्रक्रिया जनन कोशिकाओं में एक छोटा सा उभार निकालता है। फिर से करते हैं। ईस्ट खमीर एक कोशिकीय कवक फंगस है। इसके प्रजनन मुख्य रूप से मूकलन द्वारा होता है। इस प्रक्रिया में जनन कोशिकाएं एक छोटा सा उभार बल्ब निकलता है या कली बड़ी होकर जनन कोशिकाओं से अलग हो जाती है और एक नई ईस्ट कोशिका बनाती है। कभी कभी कलियां अलग नहीं होती और एक श्रृंखला बन जाती है। ईस्ट का उपयोग ब्रेड और शराब बनाने की किण्वन प्रक्रिया में होता है। अनुवांशिकी का जनन किसे कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेडल को कहते हैं। अनुवांशिकी का जनन किसे कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेडल को कहते हैं। ग्रेगर जॉन मेडल को अनुवांशिकी का जनक माना जाता है। उन्होंने ऑस्ट्रिया में मटर के पौधे का उपयोग कर 1856 से 63 में किया था। इन्होंने वंशानुगति के 3 नियम दिए थे। पहला है प्रभावती का नियम, लॉ ऑफ डोमेशिया, पृथक्करण का नियम, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और स्वतंत्रता अवमूल्यन का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोइमेट। डार्विन का विकासवाद का सिद्धांत दिया, जबकि डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत का सुचालक होती है? तो विद्युत का सुचालक ग्रेफाइट होती है। विद्युत का सुचालक जो एक अधातु है फिर भी विद्युत का सुचालक है तो वो ग्रेफाइट है। सामान्य अधातुएं विद्युत की कुचालक, जो सामान्य अधातुएं होती है ना वो विद्युत का कुचालक होती है, पर जो ग्रेफाइट है वो कार्बन का अपरूप एटमॉस्फेयर है, ऑलोट्रॉप्स है और एक अपवाद है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होती है। कारण क्या है? सुचालक क्यों होती है? क्योंकि ग्रेफाइट की संरचना में प्रत्येक कार्बन 3 अन्य कार्बन परमाणु से जुड़े होते हैं, जिससे एक मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है और यह मुक्त इलेक्ट्रॉन बिजली के प्रवाह में मदद करता है। इसका प्रयोग पेंसिल की लीड और इलेक्ट्रोड बनाने में होता है।
36 नंबर, घर्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो घर्षण के संदर्भ में क्या कथन सत्य है? तो ये गति का विरोध करता, सही बात है। ये ऊष्मा उत्पन्न करता, ये भी बात सही है। ये मशीनों की टूट फूट का कारण है, ये भी बात सही है। तो ये तीनों सही है। घर्षण बल हमेशा दो सतहों के बीच अपेक्षित गति का विरोध करता है, विपरीत दिशा में लगता है। घर्षण के कारण ऊर्जा का क्षय होता है और ऊष्मा हीट के रूप में प्रकट होती है, जैसे हथेली के रगड़ने पर ऊष्मा होना है। फिर आता है घर्षण के कारण मशीनों के पुर्जे घिस जाते हैं, टूट फूट होता है। हालांकि घर्षण आवश्यक भी है, चलने के लिए, लिखने के लिए, ब्रेक लगाने के लिए यह आवश्यक बुराई कहा जाता है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा रेशा कृत्रिम रेशम आर्टिफिशियल स्किल कहलाता है? तो वो रेयॉन है। क्या है? रेयॉन, आर्टिफिशियल सिल्क है ये। रेयॉन को कृत्रिम रेशम कहा जाता है क्योंकि इसमें रेशम जैसी चमक और बनावट होती है, लेकिन यह सस्ता होता है। यह एक अर्ध संश्लेषित सेमी सिंथेटिक रेशा है। यह काट या लुगदी, वुड प्लाइड या सेलुलोज के रासायनिक उपचार से प्राप्त किया जाता है। यह पूरी तरह से सिंथेटिक नहीं है क्योंकि यह स्रोत प्राकृतिक सेलुलोज है। नायलॉन, यह पहला पूर्णतः संश्लेषित रेशा 1931 में बना था। जो नायलॉन है वो पूरा पहला संश्लेषित रेशा। क्वेश्चन नंबर 38, ध्वनि किसके संचरण के लिए संचरण नहीं कर सकता? ध्वनि किसमें संचरण नहीं कर सकता था? ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं कर सकता। ध्वनि निर्वात में संचरण नहीं कर सकता, ठोस, द्रव और गैस में कर सकता है। आइए देखते हैं। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है या एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी न किसी माध्यम, ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है। ध्वनि निर्वात वैक्यूम में यात्रा नहीं कर सकती है। इसीलिए चंद्रमा पर, जहां वायुमंडल नहीं है, अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बातें नहीं सुन सकते हैं। ध्वनि की चाल ठोस में सबसे ज़्यादा, फिर द्रव में, फिर गैस में होती है। स्टील में सबसे तेज होती है आपका ध्वनि की चाल। क्वेश्चन नंबर 39, मानव नेत्र किस प्रकार के वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है? तो जो मानव का नेत्र है, जो हम लोग की आंखें हैं, वो प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? तो दृष्टिपटल, रेटिना में बनता है। दृष्टिपटल रेटिना में बनता है। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पे बनता है। रेटिना पे स्क्रीन की तरह काम, जो हमारा रेटिना है ना, वो एक तरह का स्क्रीन का काम करता है, स्क्रीन का काम करता है। यह बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। हमारी आंखों में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। रेटिना दो प्रकार के प्रकाश संवेदी कोशिकाएं होती है, जिसे साल्का कम रोशनी के लिए और सीकू रंगों के लिए कहते हैं। मस्तिष्क में इसे उल्टे प्रतिबिंबों को सीधा करके करके अनुभव करता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का उपयोग करके किसी धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हम लोग विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत लेपन कहते हैं। विद्युत धारा द्वारा किसी धातु की सतह पर दूसरी वंचित धातु की पतली परत चढ़ाने को विद्युत लेपन कहते हैं। या विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित, ये कैसे है? तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर आधारित है। उदाहरण के लिए लोहे की बर्तनों पर टिन और क्रोमोमियम की परत चढ़ाना जंग से बचने के लिए एक चरम तरीका है। इसमें जिस धातु की परत चढ़ानी होती है उसे एनोड और जिस पर चढ़ानी होती है उसे कैथोड बनाया जाता है। यश लेपन विशेष रूप से लोहे का जस्ता की परत चढ़ाने को कहते हैं। फिर आता है गैसों के दबाव को मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग मैनोमीटर कहते हैं। गैसों का जो दबाव मापता है ना, वो उपकरणों को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग मैनोमीटर कहते हैं। फिर आता है मैनोमीटर वह उपकरण है जिसका उपयोग गैसों के द्रवों के दाब को मापने के लिए किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेयर प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। हाइग्रोमीटर का उपयोग हवा में आर्द्रता को मापने के लिए किया जाता है। जबकि ऑडोमीटर वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। ऑडोमीटर क्या मापता है? वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। एक साधारण मैनोमीटर यू का आकार नली में पारा और पानी से भरा होता है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? तो कौन सा मिश्रण है? वायु मिश्रण नहीं है तो पारा नहीं है। बाकी वायु, दूध और सीमेंट सब मिश्रण है, जबकि पारा एक कंपाउंड तत्व होता है। पारा क्या होता है? एक तत्व है। इसका रासायनिक प्रतीक Hg है। परमाणु क्रमांक 80 है। पारा का रासायनिक प्रतीक क्या होता है? Hg। और क्रमांक कितना होता है? 80 होता है। यह मिश्रण नहीं है। जबकि वायु गैसों का समांगी मिश्रण है। वायु कैसा है? तो एक तरह का समांगी मिश्रण जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन गैस है। दूध का एक विषमांगी मिश्रण पायस और तथा वसा, प्रोटीन और पानी होता है। सीमेंट कैल्शियम सिलिकेट, एल्यूमिनिएट का यौगिक का मिश्रण है। सीमेंट जो होता है वो कैल्शियम सिलिकेट और एल्यूमिनिएट के यौगिक का मिश्रण होता है। तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, जबकि मिश्रण अशुद्ध पदार्थ होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 43, पानी का पीएच मान कितना होता है? तो पानी का पीएच मान 7 होता है। पानी का पीएच मान 7 होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। पानी पीएच का मतलब होता है पदार्थ में उदासीन, न्यूट्रल है ये। सीएच 7 का मतलब क्या होता है? ये बिल्कुल न्यूट्रल है। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है और पीएच 7 ज़्यादा, अगर पीएच 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा। अगर पीएच का मान 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, ज़्यादा है तो वो क्षारीय होगा। समुद्री जल का पीएच मान 8.1 क्षारीय होता है, जबकि वर्षा जल अगर 7 से भी थोड़ा कम है तो वो हल्का अम्लीय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं? ऐसा कौन सा विटामिन है जो एक तरह का हार्मोन भी है? तो वो विटामिन डी है। वो क्या है? तो वो विटामिन डी है। विटामिन डी को हार्मोन भी माना जाता है। यह एकमात्र विटामिन है जो हमारे शरीर में त्वचा सूर्य के प्रकाश को उपस्थित बनाता है। यह शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को नियंत्रित करता है। यह हार्मोन जैसे पैराथामिन के समान कार्य करता है। यह किडनी द्वारा सक्रिय रूप से बदल जाता है, जो स्टेरॉयड हार्मोन की तरह कार्य करते हैं। फिर अतः इसकी कमी से रिकेट्स बच्चों में, ऑस्टियोमेलेशिया और बड़ों में रोग होता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार क्या होता है? उसका भार अपरिवर्तित रहता है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका द्रव्यमान, मास या वेट दोनों अपरिवर्तित रहता है। आदर्श स्थिति में भार बराबर क्या होता है? W बराबर mg होता है, जो गुरुत्वाकर्षण को g पे निर्भर करता है और पृथ्वी की सतह पे g लगभग स्थिर रहता है, इसलिए भार भी स्थिर रहता है। ठीक है। प्रश्न में मुक्त पतन फ्री फॉल के दौरान आभासी भार पूछा जाता तो शून्य होता। वही अगर फ्री फॉल होता तो शून्य होता, लेकिन वास्तव में वास्तविक भार पृथ्वी पे आकर्षण के कारण बनता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 46, परमाणु नाभिक न्यूक्लियस के अवयव में क्या क्या होता है? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। जो हमारा परमाणु का नाभिक होता है ना, नाभिक में क्या क्या आपको मिलेगा? तो वहाँ आपको प्रोटॉन मिलेगा और न्यूट्रॉन मिलेगा और इलेक्ट्रॉन इसका चक्कर लगाता है। फिर आता है परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। फिर आता है इसमें सम्मिलित रूप से न्यूक्लियॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षों में चक्कर लगाते हैं। प्रोटॉन धनावेशित, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित, न्यूट्रॉन उदासीन होता है। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने 1911 में की थी। फिर आता है जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो द्रव्यमान संख्या में सब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ा जाता है तो 4 होगा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन संख्या, द्रव्यमान संख्या ए होता है, याद रखिएगा, ये सिंबल भी याद रखिएगा। द्रव्यमान संख्या ए होता है, जबकि प्रोटॉन संख्या जेड और इलेक्ट्रॉन को एन दर्शाते हैं। प्रश्न में प्रोटॉन 2 और न्यूट्रॉन 2 दिया है तो द्रव्यमान संख्या 4 हो जाएगा। यह तत्व हीलियम है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्रव्यमान संख्या में नहीं जोड़ी जाती है क्योंकि इसका द्रव्यमान नगण्य होता है। फिर आता है हंसाने वाली गैस। हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? उसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं। नाइट्रस ऑक्साइड N2O को लाफिंग गैस कहा जाता है। इसे सूंघने वाले व्यक्ति को हंसी आने लगती है और हल्का नशा होने लगता है। फिर आता है इसका प्रयोग शल्य चित्कर्ष सर्जरी में या दंत चित्कर्ष हल्के निषेचक के रूप में किया जाता है। इसकी खोज जोसेफ प्रोस्टेले ने की थी। इसकी खोज किसने किया था? जोसेफ प्रोस्टेले ने की थी। यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। यह एक रंगहीन और गंधहीन गैस है। फिर आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? उसे हम लोग CaSO4 हाफ H2O कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का रासायनिक नाम कैल्शियम सिलिक सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट है। इसे CaSO4 2H2O कहते हैं, जो 343 केल्विन पे गर्म करने पे बनाया जा सकता है। इसका प्रयोग टूटी हड्डियों को जोड़ने, प्लास्टर मूर्ति बनाने और दीवारों को चिकना बनाने में करते हैं। इसमें जिप्सम बहुत गर्म कर देता है। जो मृत जला हुआ प्लास्टर CaSO4 का बना होता है, जो जमता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके के में उपस्थित होता है? तो कौन सा अम्ल है जो सिरके में उपस्थित होता है? तो वो होता है तुम्हारा एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा होता है? एसिटिक अम्ल होता है। सिरके का मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल CH, COH पाया जाता है। सिरके में लगभग 5 से 8%
प्लास्टिक अम्ल और बारीक पानी होता है। एसिटिक अम्ल नींबू संतरा जैसे खट्टे फल होते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर पालक में होता है। टाइट्रिक अम्ल इमली और अंगूर में होता है। लैक्टिक अम्ल दही में होता है। लैक्टिक अम्ल किस में होता है? दही में होता है। फिर आता है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा कहाँ उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन में होता है। सूर्य की ऊर्जा कहाँ उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन में होता है। सूर्य और अन्य तारों में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन न्यूक्लियर फ्यूजन है। इसमें हाइड्रोजन और नाभिक मिलकर हीलियम के नाभिक का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया में द्रव्यमान के कुछ भागों में ऊर्जा बदल जाता है, जैसे आइंस्टीन के समीकरण E=mc² के अनुसार। फिर निम्नलिखित में से अत्यधिक उच्च तापमान और दाब की आवश्यकता होती है। अब आइए 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम किस तत्व की अधिकता से होता है? तो यह नाइट्रेट की अधिकता से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? तो नाइट्रेट की अधिकता से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम पीने के पानी के नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। नाइट्रोजन शरीर में जाकर नाइट्रेट में बदल जाता है, जिसमें हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर मैथ्रोग्लोबिन बनाता है। इसमें रक्त और ऑक्सीजन को ले जाने की क्षमता कम होती है, जिसके कारण बच्चों का शरीर विशेषकर होठ और त्वचा नीला पड़ जाता है। अनुमत सीमा 45 mg/ppm होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ग्लैंड कौन सी है? तो वो आपका यकृत है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वजन लगभग में 1.5 से लेकर 2 किलोग्राम होता है। यह शरीर में रासायनिक प्रयोगशाला कहलाता है। यह पित्त का निर्माण करता है, जो पित्राशय में जमा होता है। यह ग्लाइकोजन का भंडारण, यूरिया का निर्माण, वसीकृत पदार्थों का निराकरण करती है। थायराइड सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड क्या है? तो सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि है। रक्त का थक्का ब्लड कोटिंग बनाने के लिए कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है। आइए देखिए, विटामिन के का रक्त का थक्का जमाने में अनिवार्य है। यह यकृत में प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन का निर्माण और मदद करता है। चोट लगने पर यदि विटामिन के की कमी होती है तो रक्त का बहना बंद होता है। यह रासायनिक नाम फाइक्रोक्लिरेन या नेथ्रोफिलिवन है। यह हरी पत्तेदार सब्जी पालक गोभी में प्रचुर मात्रा में मिलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई। प्रस्तावना की भाषा किससे लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का विचार अमेरिका यूएसए से लिया गया, लेकिन प्रस्तावना की भाषा लैंग्वेज या स्टाइल ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। देखिए बात समझिए, प्रस्तावना जो लिए वो तो संविधान अमेरिका से लिए, जो प्रस्तावना में लिखने की जो भाषा है वो हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से लिया। प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोग वी द पीपुल ऑफ इंडिया से होता है। ऑस्ट्रेलिया में समावर्ती सूची संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी लिया गया। जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ से हमने समावर्ती सूची भी लिया और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान भी हम लोगों ने ऑस्ट्रेलिया से ही लिया है। फिर आता है आयरलैंड के नीति निर्देशक तत्व DPSP लिए गए। तो आयरलैंड का नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो ये राज्य सूची से लिया गया है। पंचायती राज स्थानीय स्वशासन भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची स्टेट लिस्ट का विषय है। इसका अर्थ है कि इस पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकारों को है। इसमें 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया है। इसके भाग 9 अनुसूची 11 को शामिल है। अनुच्छेद 40 DPSP में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश है। किसका निर्देश है? तो गठन का निर्देश है। अब आता है 57 नंबर, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या है? तो ये मूल संविधान का हिस्सा। मौलिक अधिकार का कहाँ से लिए गए? तो मूल संविधान का हिस्सा है ये। मौलिक अधिकार भारत के मूल संविधान 1950 का ही अभिन्न हिस्सा था, पर संविधान का भाग 3 12 से लेकर 35 तक ये वर्णित है। मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया। अब केवल 6 मौलिक अधिकार है। मौलिक कर्तव्य मूल संविधान में नहीं है और इन्हें 42वें संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया है। फिर आता है भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है। देखिए अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति जो है वो संयुक्त बैठक बुलाता है, पर संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर द्वारा अनुच्छेद 118 4 के अनुसार करता है। जो अध्यक्ष बैठता है वो कैसे करता है? तो अनुच्छेद 118 के 4 में ये कहा गया है, बुलाएगा 108 में, अध्यक्षता करेगा 118 के 4 में। यह अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो अगर मान लिया अध्यक्ष नहीं है, कोई अब्सेंट है वो, तो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होगा
वो संभालेगा। यदि उपाध्यक्ष भी नहीं है, मान लिया उपाध्यक्ष भागल है, तो फिर राज्यसभा का जो उपसभापति होगा वो करेगा, पर कभी भी सभापति या उपराष्ट्रपति अध्यक्षता नहीं करेंगे। मान लिया आप कहिएगा कि सभापति भी नहीं है, तो भैया फिर चुनो बैठ के, अगर तीनों लोग नहीं है तो क्या करोगे, बैठक बुलाया क्यों है फिर। आइए, संयुक्त बैठक केवल साधारण विधेयक पर गतिरोध को दूर करने के लिए बुलाई जाती है। आप सोचिएगा कि संयुक्त बैठक क्यों बुलाते हैं, तो केवल कोई साधारण विधेयक है उसका गतिरोध को दूर करने के लिए। ये कभी भी आपको आपका जो संविधान संशोधन होता है उसके लिए संयुक्त बैठक नहीं बुला सकते। आपको कमेंट में बताना है कि पहला संयुक्त बैठक कब बुलाया गया था, और बहुत इंपॉर्टेंट था ये हमारे लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं। योजना आयोग प्लानिंग कमीशन की स्थापना कब की गई थी, तो 15 मार्च 1950 को। प्लानिंग कमीशन तो खत्म हो गया, तो नीति आयोग आ चुका है। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को एक कार्यकारी आदेश एग्जीक्यूटिव ऑर्डर द्वारा की गई थी। यह गैर संवैधानिक, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और सलाहकारी निकाय है। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेनाध्यक्ष होते थे। इसके पहले अध्यक्ष हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 1 जनवरी 2025 को इसे समाप्त कर दिया गया और इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 60 देखें। मुद्रास्फीति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो लोक व्यय मूल्य के द्वारा। लोक व्यय मूल्य के द्वारा मुद्रास्फीति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, तो लोक व्यय के नीति लोक व्यय की कमी करके। आइए देखिए, मुद्रास्फीति महंगाई तब होती है जब बाजार में मुद्रा की आपूर्ति मनी सप्लाई मांग से अधिक हो जाती है। इसका नियंत्रण करने के लिए बाजार में तरलता का कम होने होती है। लोक व्यय की कमी, रिड्यूस ऑफ पब्लिक एक्सपेक्टेशन, सरकार अलग करके राज्य खर्च कम कर दे तो लोगों के पास पैसा कम पहुंचेगा और मांग घटेगी, जिससे कीमतें नीचे आएगी। मुद्रा प्रवाह की वृद्धि और करों में कमी महंगाई और बढ़ेगी, और रेपो दर रेट बढ़कर इसे नियंत्रित करती है। फिर आता है अगला, आपको नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे की गई थी। नाबार्ड क्यों बना था, तो शिवरामन समिति की सिफारिश पे बना था। नाबार्ड बना था शिवरामन समिति। देखिए, नाबार्ड एक जिसका पूर्ण रूप होता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी। यह कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाली शीर्ष संस्थान है। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के दौरान इसकी स्थापना की गई थी, और यह ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास और सहकारी बैंकों को निगरानी का भी कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 62, स्मार्ट मनी कौन सा। स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, तो क्रेडिट कार्ड के द्वारा। किसके द्वारा, क्रेडिट कार्ड के द्वारा। बैंकिंग शब्दावली में स्मार्ट मनी शब्द का प्रयोग अक्सर क्रेडिट कार्ड के लिए किया जाता है। क्रेडिट कार्ड एक चिप लगी होती है जिसमें उपयोगकर्ताओं की जानकारी होती है, इसीलिए इसे स्मार्ट कार्ड भी कहते हैं। स्मार्ट कार्ड को कभी कभी इस श्रेणी में रखा जाता है तो आर्थिक जगत में स्मार्ट मनी के निवेशों को संदर्भित करता है, जो अनुभवी और जानकार निवेशक संस्थागत निवेशकों द्वारा किया जाता है। प्लास्टिक मनी भी क्रेडिट कार्ड के लिए प्रयुक्त होने वाला एक आम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 63, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है, तो 918 है। बिहार का लिंगानुपात कितना है, 918 बिहार का लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है, जो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या दिखाता है। भारत में औसत लिंगानुपात 943 है। भारत का औसत लिंगानुपात कितना है, 943 है। बिहार का 918 है। आइए देखें, बिहार में शिशु लिंगानुपात कितना है, तो 935 है। बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है, 1021 है। बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, 876। यह सामाजिक संकेतक के सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है। कोकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है, तो यह नवादा में है। कोकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है, तो यह नवादा में है। कोकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। यह एक प्रसिद्ध स्थल है और इसकी ऊंचाई लगभग में 150 से 160 फीट और मुख्य प्रपात 80 फीट का है। यह कोडरमा पठार के नीचे उतरने वाले 7 धाराओं से बनता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक ऋषि के श्राप से राजा अजरक बन गया और इसे पवित्र मानकर इसमें नाली पानी साल भर ठंडा रहता है। बिहार का कौन सा जिला लीची के उत्पादन के लिए शीर्ष पर है। लीची के उत्पादन के लिए कौन शीर्ष पर है, तो वह मुजफ्फरपुर शीर्ष पर है। कौन है, तो मुजफ्फरपुर है। मुजफ्फरपुर जिला लीची के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की शाही लीची को जीआई टैग मिला हुआ है। शाही लीची अपनी विशिष्ट सुगंध, स्वाद और रसीले गंध के लिए जानी जाती है। बिहार भारत के लीची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कुल उत्पादन का लगभग 40% बिहार में ही होता है। मुजफ्फरपुर राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र भी स्थित है। मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र भी स्थित है।
आइए क्वेश्चन नंबर 66। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारी नेता कौन थे? तो बाबू कुंवर सिंह थे। बिहार में कौन थे? बाबू कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जगदीशपुर के आरा के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने किया था। 80 वर्ष की आयु में उन्होंने अद्भुत वीरता का परिचय दिया और अंग्रेजों को कई बार हराया था। फिर आता है 23 अप्रैल 1858 को अपनी अंतिम लड़ाई में यूनियन जैक अंग्रेजी झंडा उतार के फेंका और यहीं से बिहार में 23 अप्रैल को विजय दिवस मनाते हैं। और यहीं से बिहार में 23 अप्रैल को विजय दिवस कब मनाते हैं? 23 अप्रैल को मनाते हैं बिहार में। उनके भाई अमर सिंह ने उनके बाद ये संघर्ष जारी रखा। नाना साहेब ने कानपुर से, तात्या टोपे ने ग्वालियर मैदान से नेतृत्व किया था। अब आता अगला क्वेश्चन। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में है। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में है। शेर शाह सूरी का संस्थापक का मकबरा बिहार के सासाराम रोहतास जिले में स्थित है। यह मकबरा एक कृत्रिम झील का बना है और इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसका आकार अष्टकोणीय है। यह भारत का दूसरा ताजमहल भी कहा जाता है, सुंदरता और बनावट के कारण। इसका निर्माण शेरशाह ने अपने जीवन काल में ही शुरू करवाया था और इसके पुत्र इस्लाम शाह ने पूरा किया था 1545 में। क्वेश्चन नंबर 68। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद राजधानी कौन सी थी? तो वो राजगिरी वैशाली थी। प्राचीन महाजनपद मगध की राजधानी राजगिरी वैशाली थी। यह पांच पहाड़ियों से घिरा हुआ है जिससे यह सुरक्षित था। यहाँ में हर्यक वंश के शासक उदयनीन की राजधानी पाटलिपुत्र पटना स्थानांतरित किया और गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है। शिशुनाग वंश कुछ समय के लिए वैशाली की भी राजधानी रही थी और यह चंपा अंग महाजनपद की राजधानी है। फिर आता है इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेग्नास्तीज है। इंडिका पुस्तक किसने लिखा है? तो मेग्नास्तीज ने लिखा है। इंडिका की रचना यूनानी राजदूत मेग्नास्तीज ने की थी। यह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इस पुस्तक में मौर्यकालीन भारत, विशेषकर पाटलिपुत्र नगर के प्रशासन, सामान के वितरण में वर्णन मिलता है। मेग्नास्तीज ने पाटलिपुत्र में प्रशासन के लिए 30 सदस्यों के 6 समितियों का उल्लेख किया गया है। कितना? 30 सदस्य होंगे और 6 समितियां होंगी, तो हर समिति में 5 सदस्य होते थे। इस पुस्तक में या मूल पुस्तक तो खो गई है, लेकिन इसके कुछ अंश बाद में यूनानी लेखकों जैसे कि एरियन और स्ट्रेबो की रचनाओं में मिले हैं। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी। आइए 70 नंबर क्वेश्चन। पटना के गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? पटना का गोलघर का निर्माण कब हुआ था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हुआ था। पटना का प्रसिद्ध गोलघर का निर्माण 1786 में पूरा हुआ। इस समय भारत में गवर्नर जनरल इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। हालांकि योजना वॉरेन हेस्टिंग के समय बनी थी। इसका निर्माण कैप्टन जॉन गैस्टन ने करवाया था। इसका उद्देश्य ब्रिटिश सेना के लिए अनाज का भंडार करना और 1770 में भयंकर अकाल के बाद था। इसके वास्तुकल गुलबुदार थे और जिसमें कई खंबा नहीं था। इसमें 1,37,000 टन अनाज खो जाने की भी क्षमता थी। एड्स का कारण क्या है? एड्स का कारण एक वायरस होता है। एड्स का कारण क्या है? तो एक वायरस है। एड्स का पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड अमीनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। HIV क्या है? तो ह्यूमन इम्यूनो सिंड्रोम वायरस है या विषाणु के कारण होता है। यह वायरस शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली ह्यूमन सिस्टम विशेषकर टी लिम्फोसाइट CD4 सेल को नष्ट कर देता है। इसमें शरीर साधारण संक्रमण से लड़ने में असक्षम हो जाता है या सुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त और संक्रमित सुई से फैलता है। इसके निदान के लिए एलिसा टेस्ट कराते हैं। क्या कराते हैं? एलिसा टेस्ट कराते हैं। आइए लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस का SI मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। पावर ऑफ लेंस का SI मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर है। लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी व्युत्क्रमानुपाती होती है। यह फोकस दूरी को मीटर में क्षमता डायोप्टर में होती है। इसके उत्तर लेंस कॉन्कव लेंस की क्षमता धनात्मक होती है। अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। धूप का चश्मा समतल कांच की क्षमता 0 होती है। अगला क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन है? मीथेन है, का नाइट्रस ऑक्साइड है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। पर आर्गन जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कौन कौन है? मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आइए डिटेल में पढ़ते हैं। आर्गन एक अक्रिय गैस है और यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यह वायुमंडल के तीसरे सबसे प्रचुर गैस है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैस
GHGS होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मुख्य घटक है। कार्बन डाइऑक्साइड का मुख्य घटक CO2 होता है। मीथेन CH4 धान के खेत में पशुओं से निकाली जाती है, जबकि नाइट्रस ऑक्साइड N2O एक लाफिंग गैस है, जबकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCS ओजोन क्षरण के कारण होती है। जलवाष्प H2O अधिक मात्रा में होती है, लेकिन प्रकृति में है ये। आइए चौथा नंबर क्वेश्चन देखें। भारी जल हेवी वाटर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो वो D2O होता है। क्या होता है? D2O होता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र D2O है, जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। या हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम H है, जिसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके खोज यूरो और बार्सेल ने 1932 में किया था। इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में करते हैं, न्यूट्रॉन की गति धीमी करने के लिए। साधारण जल H2O की तुलना में इसका घनत्व और क्वथनांक थोड़ा अधिक होता है। आइए देखिए, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? जो सर्वग्राही यूनिवर्सल एक्सेप्टर कौन सा है? तो वो आपका AB है। एक्सेप्टर बोल रहा है, कौन ज़्यादा ले सकता है? तो AB ले सकता है। AB पॉजिटिव, AB पॉजिटिव, AB निगेटिव नहीं, AB पॉजिटिव। AB रक्त समूह सर्वग्राही यूनिवर्सल एडेप्टर कहा जाता है। विशेष रूप से AB पॉजिटिव या इसमें रक्त ले सकता। कारण है लाल रक्त कोशिकाएं कि एंटीजन A और B दोनों होता है, लेकिन प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, इसलिए इसमें किसी भी रक्त के खिलाफ प्रतिक्रिया नहीं करता है। O रक्त समूह विशेषकर O निगेटिव सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 76 देखें। भारत का मैनचेस्टर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहते हैं। किसे कहते हैं? अहमदाबाद को कहते हैं। अहमदाबाद गुजरात का भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर इंग्लैंड के सूती वस्त्र उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है, और अहमदाबाद में भी भारत के सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख केंद्र है। भारत में मुंबई में भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। 77 नंबर, साइलेंट वैली कौन सा? साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली आपको केरल में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? केरल में मिलेगा। साइलेंट वैली शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। यह नीलगिरी पहाड़ियों का हिस्सा है। यह अपनी जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी, सदाबहार वर्षा के लिए वनों के लिए प्रसिद्ध है। यह दुर्लभ और लाटेन मैकेड बंदर पाया जाता है। 1970 के दशक में यहाँ पर जल विद्युत परियोजना के विरोध में प्रसिद्ध साइलेंट वैली आंदोलन चला था। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सार्क का मुख्यालय आपको काठमांडू में मिलेगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू में है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रों के सहयोग संगठन का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इसका 8 सदस्यों वाले देश हैं भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान, अफगानिस्तान 2007 में जुड़ा था, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य दक्षिण एशिया के आर्थिक और सामाजिक सहयोग को बढ़ाना है। 79 नंबर, विश्व ओजोन दिवस वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाते हैं? तो विश्व ओजोन दिवस कब मनाते हैं? तो 16 सितंबर को मनाते हैं। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 1987 को हस्ताक्षरित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की याद में यह किया जाता है। यह ओजोन परत के नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ ODS को कम करने के लिए है। फिर आता है ओजोन परत समताप मंडल में सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी किरण यूवी से हमारी रक्षा करता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार अवार्ड किसे दिया जाता है? तो सिनेमा को दिया जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसमें मिलता है? तो सिनेमा क्षेत्र में, सिनेमा में मिलता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। यह भारत सरकार की सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा के पितामह कहा जाता है। उन्होंने पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 में बनाई थी। उनकी पहली प्राप्तकर्ता देविका रानी थी। हाल ही में 1913 में वाहिदा रहमान ने वर्ष के अनुसार मिथुन चक्रवर्ती 2024 में घोषणा कर दिया था। हृदय रोगियों के लिए अधिक मात्रा में नहीं लेना चाहिए। तो हृदय रोगियों को अधिक मात्रा में क्या नहीं लेना चाहिए? तो वसा नहीं लेना चाहिए। बाकी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, गंधक ये सब ले सकते हैं, पर वसा मत लीजिए भैया। हृदय रोगियों को वसा या फैक्ट का सेवन सीमित मात्रा में करना चाहिए। अत्यधिक वसा विशेष रूप से संतृप्त स्ट्रक्चर तथा ट्रांस फैट रक्त और खराब कोलेस्ट्रॉल स्तर को बढ़ाता है। यह कोलेस्ट्रॉल धमनियों की दीवारों को जमा होकर उन्हें सकरा और कठोर बना देता है, जैसे एथेरोस्क्लेरोसिस। यह रक्त प्रवाह में बाधित करता है और दिल के दौरा, हार्ट अटैक का स्ट्रोक को खतरा बढ़ जाता है। स्वास्थ्य वसा जैसे ओमेगा 3 के सेवन संतुलित मात्रा में हानिकारक हो सकता है, लाभकारी। स्वास्थ्य के लिए ओमेगा 3 का सेवन संतुलित मात्रा में लाभकारी हो सकता है।
फाइकोलॉजी का किसका अध्ययन है? फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन करते हैं हम लोग फाइकोलॉजी में। फाइकोलॉजी वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवालों का अध्ययन किया जाता है। शैवाल पर्णपाती युक्त संवहन उत्तक रहित थैलोफाइटा होते हैं। इसके अध्ययन में जीवन चक्र, विकास और विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थिति जैसे समुद्री और ताजे पानी इसके व्यवहारिक विश्लेषण करते हैं। माइकोलॉजी कवकों का अध्ययन करता है। शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन स्वयं बनाता है। फिर आता किस रंग द्रव की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा हो जाता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है। पौधे का हरा रंग क्लोरोफिल नामक वर्णक के उपस्थिति के कारण होता है। क्लोरोफिल पौधे में उपस्थिति से क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने के लिए मुख्य भूमिका निभाता है। यह प्रकाश लाल और नीले रंग को अवशोषित करता है और हरे रंग में परिवर्तित कर देता है। इससे पौधे हरे दिखाई देते हैं। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम Mg में परमाणु होता है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कार्बोहाइड्रेट की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हरे पौधे CO2, पानी H2O में अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनाता है और इस क्रिया में प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यह प्रक्रिया पौधों के लिए प्रकाश बनाने और वायुमंडल में ऑक्सीजन O2 की उपस्थिति का मुख्य तरीका है। रासायनिक समीकरण CO2 6H2 और प्रकाश रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। क्लोरोफिल में उपस्थिति या क्लोरोफिल की उपस्थिति से संपन्न होता है। 85 नंबर, किसी रंग द्रव्य में उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा हो जाता है? तो क्लोरोफिल के कारण यह हरा हो जाता है। क्लोरोफिल हरा रंग द्रव्य है, ये रिपीट हो गया है। क्लोरोफिल हरा रंग द्रव्य है जो पौधों में कोशिकाओं के हरित लवक पाया जाता है। इसका प्राथमिक कार्य प्रकाश संश्लेषण के लिए सौर ऊर्जा का कैप्चर करना है। यह स्पेक्ट्रम में हरे भाग को अवशोषित नहीं करता बल्कि परावर्तित करता है, इसलिए पत्तियां हरी दिखती है। फिर आता है 86 नंबर, पुरुषों के जन्म नियमन बर्थ कंट्रोल करने वाली चीज किसमें उपयोग होती है? तो कॉन्डम से होती है। आइए देखते हैं। पुरुषों के जनन नियंत्रण के लिए कॉन्डम का उपयोग करते हैं। यह एक अवरोधक विधि है जिसमें संभोग के पहले लिंग में पहना जाता है। यह शुक्राणुओं के महिलाओं में गर्भाशय में प्रवेश को से रोकता है और निषेचन और गर्भाधारण नहीं होता है। यह यौन संचारण रोग STDs को सुरक्षा प्रदान करता है। यह लूप कॉपर टी और माला डी गर्भ निरोधक गोलियां या महिलाओं द्वारा उपयोग की जाने वाली विधियां हैं। आइए 87 नंबर देखें। तारपीन का तेल निकाला जाता है। तारपीन का तेल कहाँ से निकलता है? तो चीड़ से निकलता है। तारपीन का तेल कहाँ से निकलता है? चीड़ से निकलता है। तारपीन का तेल चीड़ के पेड़ों से निकाला जाता है या चीड़ के पेड़ से प्राप्त होने वाला रेजिन का आसवन है जो प्राप्त करता है, या एक वाष्पशील तेल है जो बायोडिग्रेडेबल होता है। इसका उपयोग पेट के वॉशिंग के रूप में और औषधि कार्यों के लिए जैसे दर्द निवारक मलहम में किया जाता है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन सा कीट मनुष्य मात्र के लिए उपयोगी नहीं है? तो कौन कौन सा है मनुष्य के लिए? मधुमक्खी है, केचुआ है, रेशम का कीड़ा है, पर टेपवर्म नहीं होगा मेरे ख्याल से। क्या है? हाँ, टेपवर्म नहीं है। टेपवर्म या फीता कृमि एक हानिकारक अंतः परजीवी है। यह मनुष्यों और अन्य जीवियों के आंतों में रहता है और पोषक तत्वों को सोख लेता है जिससे बीमारियां होती है। यह मनुष्यों के लिए उपयोगी नहीं है। मधुमक्खी शहद और मोम देती जो संग्राहक में सहायक है। केचुआ किसानों का मित्र है और मिट्टी की टिकाऊ बनाता है। फिर आता है रेशम का कीड़ा, रेशम के उत्पादन के लिए उपयोगी है। खेलो नीति क्या बोलता है? खेलो भारत नीति 2025 किस अन्य प्रमुख राष्ट्र नीति के साथ एकीकृत किया गया है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ केंद्र सरकार ने खेलो भारत नीति 2025 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ एकीकृत किया है। इसका उद्देश्य शिक्षा के सभी स्तरों में खेलों को मुख्य विषय कोर सब्जेक्ट के रूप में शामिल करना है। इसका देश के मजबूत खेल संस्कृति का निर्माण करना है। यह नीति प्रारंभिक प्रतिभा, विश्व स्तरीय परीक्षण और खेल विज्ञान पर केंद्रित है। सरकार 2025-26 के लिए खेल बजट बढ़ाकर 3,794 करोड़ रुपए कर देगी। फिर आता है भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत ग्राम विकास योजना के तहत कितने गांवों के लिए विकास कार्यक्रमों को मंजूरी दी गई है? तो 15,979 को दिया गया है। सरकार ने 20 जुलाई 2025 को देश की सबसे बड़ी जनजातीय ग्राम विकास योजना शुरू की है। इसके तहत देश भर में 15,979 जनजातीय गांवों के लिए विकास कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। इस कार्यक्रम में 2,283.13 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। इसका उद्देश्य जनजातीय समुदायों को सामुदायिक आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में सुधार करना है। यह धरती आबा
जनजाति में ग्राम उत्सव अभियान का एक हिस्सा हो सकता है। 91 नंबर, हाल ही में लद्दाख के नए उपराज्यपाल एलजी के रूप में किसने शपथ लिया है? तो एलजी के रूप में किसने शपथ लिया है? तो कविंदर गुप्ता ने लिया है लद्दाख के। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासक और राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व होते हैं। लद्दाख 2019 में जम्मू कश्मीर से अलग होकर एक पृथक केंद्र शासित प्रदेश बना था। ठीक है, आइए अगला देखें। भारत की पहली सफल इंटर हॉस्पिटल लीवर स्वैप सर्जरी किन दो शहरों में हुई है? तो कोयम्बटूर के 2 अस्पतालों में हुआ था। आइए, भारत में सफल इंटर हॉस्पिटल लीवर स्वैप सर्जरी कोयम्बटूर के 2 अलग अलग अस्पतालों में संपन्न हुई थी। इस प्रक्रिया में 2 परिवारों के बीच आदान प्रदान किया गया था। यह तब किया गया जब एक परिवार को डोनर अपने मरीज के मैच नहीं होता, लेकिन दूसरे परिवार के मरीज से अनुकूल हो जाता है। या अंगदान के कमी को दूर करने के लिए किस दिशा में एक बड़ी उपलब्धि थी? आइए 93 नंबर देखें। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने अंतर्राष्ट्रीय संस्था के खुफिया जांच ब्यूरो आई कार्यशाला की मेजबानी किया है। तो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा का। राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी नाडा ने नई दिल्ली में विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा के खुफिया और जांच कार्यशाला की मेजबानी की। यह कार्यक्रम का दूसरा आयोजन था। इसका उद्देश्य डोपिंग के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में खुफिया जानकारी साझा करना और उच्च तकनीक को मजबूत करना था। यह डोपिंग रोधी प्रयासों में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। आइए 94 नंबर देखें। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने 28 से 29 जुलाई 2025 को अपनी खुली सुनवाई और शिविर बैठक किस शहर में आयोजित किया था? तो हैदराबाद में किया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एनएचआरसी ने 28 से 29 जुलाई 2025 को हैदराबाद में खुली सुनवाई शिविर बैठक ओपन हेयरिंग एंड कैंपिंग सेटिंग आयोजित करने की घोषणा की। इसका उद्देश्य मानवाधिकार उल्लंघन पीड़ितों की शिकायतों को सीधे सुनना, उनका त्वरित समाधान करना था। यह आयोग की जमीनी हकीकत को समझने, स्थानीय प्रशासन को जवाबदेह बनाने में मदद करेगा। एनएचआरसी एक संवैधानिक निकाय जिसका गठन 1993 में हुआ था। संवैधानिक नहीं, ये सार्वधिक निकाय माने कि संसद के कानून के तहत इसे बनाया गया। 95 नंबर क्वेश्चन। भारत की पहली निजी स्वामित्व वाली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली कहाँ स्थापित करने के लिए टाटा को स्वाइड सिस्टम लिमिटेड ने किस यूरोपीय एरोस्पेस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो एयरबस के साथ किया है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने भारत के हेलीकॉप्टर विनिर्माण के लिए यूरोपीय दिग्गज एयरबेस के साथ साझेदारी की है। इसके साथ भारत पहली निजी क्षेत्र में हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन स्थापित की जाएगी। यह संयंत्र एयरबेस H-125 हेलीकॉप्टर का निर्माण करेगी। H-125 एक बहुउपयोगिता उच्च ऊंचाई प्रदर्शन करी जाती है। मेक इन इंडिया पहल के विमानन के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। आइए, केंद्र सरकार ने DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत को कितने वर्षों के दूसरी सेवा का प्रदान किया है? तो 1 वर्षों के लिए। केंद्र सरकार ने DRDO के डॉक्टर समीर कामत को 1 वर्ष का कार्य विस्तार दिया, जो 1 जून 2025 से अब 31 मई 2026 तक प्रभावी रहेंगे। इसका विस्तार मूलभूत नियम 56D के तहत जनहित में किया गया है। रक्षा अनुसंधान क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान और निरंतरता को बनाए रखने के लिए किया गया है। मशहूर सनग्लास कंपनी ओकया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो शुभन गिल बने हैं। प्रसिद्ध सनग्लास ब्रांड ओकया ने भारतीय क्रिकेटर शुभमन गिल को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह साझेदारी ओकया के नया अभियान आर्टिफैक्ट फॉर द फ्यूचर के तहत किया गया है। कंपनी के तहत उन्हें जुनून, प्रगति और खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के मूल्यों का लिए चुना है। फिर आता 25 वर्षों के गिल ने अपनी गेंदबाजी के साथ अपना स्टाइलिश आइवरी के प्रचार करेगा। फिर आता 98 नंबर। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत किस फसल की खेती को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए एक नई सब्सिडी योजना की घोषणा की है? तो ड्रैगन फ्रूट का किया है। बिहार सरकार ने कृषि वनीकरण के तहत ड्रैगन फ्रूट की खेती बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना शुरू की है। मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत किसानों को ड्रैगन फ्रूट पौधे के लिए 50% तक सब्सिडी दी जाएगी। ड्रैगन फ्रूट कम पानी में उगने वाली एक उच्च बाजार वाली मूल्य की फसल है। इसमें किसानों की आय बढ़ने में मदद मिलेगी। 99 नंबर क्वेश्चन। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना के तहत प्रत्येक नागरिक को विशिष्ट स्वास्थ्य ID प्रदान करने की घोषणा की गई। यह योजना मुख्य उद्देश्य किसके लिए है? तो स्वास्थ्य डेटा को केंद्रीकरण और सुलभ करने के लिए है। बिहार सरकार मुख्यमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य योजना का उद्देश्य नागरिकों को स्वास्थ्य रिकॉर्ड डिजिटल बनाना है। इसके तहत यूनिक हेल्थ ID बनाई जाएगी। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य
वो देश स्वास्थ्य डेटा का केंद्रीकरण करना ताकि मरीजों को मेडिकल हिस्ट्री और रिमोट आसानी से उपलब्ध हो सके। इसमें डॉक्टर मरीज को बेहतर त्वरित उपचार करेंगे और स्वास्थ्य सेवा के पारदर्शिता आएगी। फिर आएगा मई 2025 में बिहार में भीषण गर्मी और लू हीट वेव के राज्य में किस प्रकार की आपदा घोषित किया गया? राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया गया। इसके बाद आइए मई 2025 में बिहार में भीषण गर्मी और लू के कारण हुई जनहानि को देखते हुए राज्य सरकार इसे राज्य विशिष्ट आपदा स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर घोषित किया है। यह घोषणा के बाद लू में मृत्यु के पीड़ितों को परिवारों को 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यह मुआवजा आपदा प्रबंधन विभाग के नियमों के अनुसार दिया जाएगा। यह कदम गर्मी के प्रकोप में प्रति सरकार की गंभीरता और प्रभावित परिवारों को राहत देने के लिए उठाया गया है। इस तरह करके हम लोग का यह सेट खत्म होता है। ये सेट आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में जरूर मिल जाएगा, आप इसे जरूर ज्वाइन कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, अभी हम लोग इसका क्यूज भी करेंगे, तो क्यूज जरूर लगाइए जिससे आपका याद हो जाए, दिमाग में बैठ जाए क्वेश्चन को। भैया हम लोग को एग्जाम पास कराना है आप लोग को। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।